7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों के साथ हमला किया, जिसमें अभी की रिपोर्ट के मुताबिक 1400 से ज़्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल के आयरन डोम्स ने बहुत सारे रॉकेट्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं इसके रिस्पॉन्स में इजराइल वार डिक्लेयर कर दिया, जिसमें 3000 से ज़्यादा पैलेस्तीनी मारे जा चुके हैं और 12000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से अभी भी जंग चल रही है और आम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। ये इजराइल पैलेस्तीन क्या है, इन दोनों देशों के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, इस सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। हेलो, मैं अरशद, आप देख रहे हैं सत्य वचन। लेट 19th सेंचुरी जब दुनिया भर में यहूदियों के साथ जुल्म हो रहा था, तब थियोडर हर्जल, एक ऑस्ट्रो हंगरियन जर्नलिस्ट, दुनिया भर के यहूदियों को पैलेस्तीन में बसाने का एक योजना बनाई। इनका कहना था कि हजारों साल पहले यहूदी पैलेस्तीन में रहते थे, इसलिए उनको यहीं रहना चाहिए। और यहीं से फर्स्ट आलिया यानी पहली लहर 1881 से 1903 के बीच 25 से 30 हजार लोग पैलेस्तीन पहुंचे। सन 1903 रसिया में एक इंसिडेंट हुई जिसे किसिनेव पोग्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों के ऊपर बर्बरता हुई। तब सेकंड आलिया यानी दूसरी लहर 1904 से 1914 के बीच लगभग 35,000 यहूदी पैलेस्तीन पहुंचे और वहां रहने लगे। सन 1909 में एक शहर तेल अवीव के नाम से बसा लिए, जो 1980 तक इजराइल की राजधानी थी। सन 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसमें ऑटोमन एम्पायर का हारना और इंग्लैंड का जीतना लगभग तय हो चुका था। और 2 नवंबर 1917 को यूके के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर वेलफोर एक यहूदी ब्रिटिश नेता लायनोल वॉल्टर रॉथस्चिल्ड को पत्र लिखते हैं, जिसे वेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस पत्र में यहूदियों के नेशनल होम पैलेस्तीन में इस्टेब्लिश करने की बात लिखी गई थी। इसके साथ ये भी लिखा था कि जो पहले से पैलेस्तीनियन वहां रहते हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान या उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वेलफोर के लेटर लिखने के करीब 1 महीने बाद ब्रिटिश आए और पैलेस्तीन पर कब्जा कर ऑटोमन एम्पायर के 400 साला राज खत्म कर दिए। पर सवाल यह है कि ब्रिटिश यहूदियों को अपना अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद कोई ऐसा स्टेट बने जो उनको फ्यूचर में साथ दे सके। इस तरह दुनिया भर से पैलेस्तीन की तरफ यहूदियों का माइग्रेशन शुरू हो गया और अभी स्कूल और फैक्ट्रीज बनाने के साथ साथ एक आर्मी बनाए जिसे हागाना कहा जाता है। पैलेस्टीनियन ये सोचकर परेशान होने लगे कि हमारी आज़ादी की तो कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी ही ज़मीन दूसरों को दी जा रही है। कुछ सालों तक वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन 1939 में पैलेस्टीनियन आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। लेकिन अंग्रेजों के सामने आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं था सिवाय नुकसान का। पैलेस्टीनियन को ऐसे करने पर उनको कड़ी सज़ा दी गई, कई को अरेस्ट कर लिया गया तो कई को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बावजूद पैलेस्टीनियन हार नहीं मानते हैं। तब फरवरी 1947 को ब्रिटेन इस मामले को यूएन को रेफर कर दिया और बोला कि 15 मई 1948 को हम पैलेस्तीन छोड़ देंगे, आप जितना जल्दी इस मसले को सुलझाना है सुलझा दीजिए। तब 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन 181 लेकर आया, जिसे पैलेस्तीन का पार्टीशन प्लान कहा जाता है, जिसमें 55% एरिया यहूदियों के लिए, 42% एरिया पैलेस्टीनियन के लिए और 3% एरिया जेरूसलेम जो यूएन के कंट्रोल में था। लेकिन ये रिजोल्यूशन जब यूएन में आया और वोटिंग हुई तो 33 कंट्री इसके सपोर्ट में वोट किए, 13 कंट्री इसके अगेंस्ट वोट किए और वहीं 10 कंट्री जो वोट करने से मना कर दिए। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और भारत एकलौता नॉन अरब कंट्री था जो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था। फाइनली रेजोल्यूशन पास हो गया और 14 मई 1948 को हेड ऑफ द ज्यूज एजेंसी डेविड बिन गुरियन स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा कर दिए। लेकिन अरब इसे रिजेक्ट कर देता है और वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें इजराइल के खिलाफ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन होते हैं। इजराइल की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इजराइल इस युद्ध को जीत जाता है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं और 7.5 लाख पैलेस्टीनियन को बेघर कर दिया जाता है। और अब इजराइल 78% एरिया कैप्चर कर लेता है। बचे 22% एरिया, जिसमें गाजा पट्टी, इजिप्ट और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में आ जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड कर 1964 में चलते हैं, जब पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है। पीएलओ का मकसद था पैलेस्टीन को इजराइल से आज़ाद कराना। सन 1967 पीएलओ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया, जिसमें इजराइल फिर से जीत जाता है।
और सिनाई पेनिनसुला, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स को कब्जा कर लेता है और बाद में यूएन इंटरवीन करता है और इजिप्ट का एरिया सिनाई पेनिनसुला वापस कर देता है। लेकिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल का ही कंट्रोल होता है। ईयर 1969 यासिर अराफात पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं और कई बार इजराइल पर अटैक करवाते हैं, जिसमें प्लेन हाईजैकिंग भी शामिल है। हालांकि इससे पैलेस्टीन का ही नुकसान हो रहा था। इसके बाद पीएलओ ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की और कहा 1947 के पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग एरिया डिसाइड कर दो, लेकिन इजराइल तैयार नहीं होता है। ईयर 1993 इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इत्जक बिन रबीन और पीएलओ के प्रेसिडेंट यासिर अराफात यूएन की इंटरवीन से एक एग्रीमेंट साइन किए, जिसे ओस्लो अकॉर्ड कहा जाता है, जिसके तहत एरिया ए 18% जिसमें सिर्फ पैलेस्टीन का कंट्रोल होता है, एरिया बी 22% जिस पर दोनों का कंट्रोल होता है और एरिया सी 60% जिस पर सिर्फ इजराइल का कंट्रोल होता है। ऐसा लगता है कि अब दोनों देशों के बीच पीस होने ही वाली है कि 4 नवंबर 1995 की शाम ईगल अमीर, एक राइट विंग यहूदी नेता, अपने प्राइम मिनिस्टर इत्जक बिन रबीन को असैसिनेट कर देता है, सिर्फ इस वजह से कि पीएलओ के साथ समझौता क्यों किया। बस फिर हालात कभी सही नहीं होता है और अब पैलेस्टीनियों को पीएलओ से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और यहीं से हमास को कदम रखने का मौका मिलता है, जो 1987 में बना। जब से हमास का कंट्रोल गाजा पर हुआ, तब से हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, जिससे आम लोगों को घुट घुट कर जीना पड़ता है कि कब कौन से रॉकेट किसके छत पर आकर गिर जाए और उसकी घर तबाह हो जाए। गाजा 40 किलोमीटर के एरिया में 23 लाख लोग रहते हैं, जहां ना तो अच्छी एजुकेशन और ना ही कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ है। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो